इनके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास। अच्छा मैं ये कह रहा था बेटा कि ये जो हमारे पास सेंटर टेपिंग हो रही है, जो सेकंड प्राइमरी साइड पे T2 की और T1 के सेकेंडरी साइड पे हमने क्या किया हुआ, सेंटर टेपिंग की हुई है। इस सेंटर टेपिंग की एग्जैक्ट लोकेशन का होना बहुत जरूरी है। वजह उसकी ये है कि अगर ये सेंटर टेपिंग जरा सी भी मिसमैच हुई तो कैरियर जो है वो कैंसिल नहीं होगा, और हमें फिर आउटपुट पे नॉइज जनरेट मिलेगी। सही है, हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, नॉइज जनरेट मिलेगी। पहली चीज ये। दूसरा, ये डायोड्स है D1 D2 D3 D4, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इनका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है, ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर डायोड भी फॉरवर्ड बाइज्ड हो रही है एक 0.1 0.2 वोल्टेजेस के डिफरेंस से, या उनके जो थर्मल करेक्टरिस्टिक्स हैं, असल में जो डायोड्स के जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सबसे इम्पोर्टेंटली वो उनके थर्मल करेक्टरिस्टिक्स में मिसमैचिंग की आती है। यानी कि उनके थर्मल या उनके हीट जो हैंडलिंग प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से डायोड का जो आपका क्या कहना चाहिए, वो डिप्लीशन लेयर का जो वोल्टेज है ना, वो वेरी कर जाता है प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर। थियोरेटिकल मॉडल में तो हम कह देते हैं कि भाई सिंपलेस्ट वे के अंदर कि 0.7 वोल्ट्स है और इतना। वो जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना डायोड की, इसको आप स्मॉल आर डी से मेंशन करते हैं। इसको आप किससे मेंशन करते हैं, ये स्मॉल आर डी से मेंशन करते हैं ना यहाँ पर रेजिस्टेंस को, स्मॉल आर डी से। इस डायोड का प्रैक्टिकल मॉडल कैसे बनता है, एक स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है और एक आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर ये सिलिकॉन की है तो 0.7 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, और ये आर डी आ जाएगा आपका। तो ये जो आर डी है ना, दिस आर डी टेंड्स टू बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द हीट और द थर्मल जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर इस डायोड D1 का D2 से डिफरेंट हुआ आर डी, तो होगा क्या, डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस हो सकता है ज्यादा बेहतर पहले हो जाए, 0.1 वोल्ट या 0.7 वोल्ट्स पे होना चाहिए ना दोनों को, वो समझ लें 0.68 वोल्ट पर हो गई, एक 0.71 वोल्ट पे हो रही है। तो देखे ना, इतने 0.21 0.2 वोल्ट्स का फर्क पड़ रहा है। तो एक मखसूस टाइम के लिए तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, और फिर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अगर हो गई तो बैलेंस मॉड्यूलेटर की आउटपुट आपके पास जनरेट नहीं होगी, नॉइज जनरेट होगी, मल्टीपल हार्मोनिक जनरेट होंगे आपके पास सेम बैंड के अंदर, उनको फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की या रिंग मॉड्यूलेटर की, या डायोड रिंग मॉड्यूलेटर के अंदर, आपको जिसको देखना बहुत जरूरी है। सही। अब व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज प्रेजेंट, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या किया है, अब ये एक सिंपल सी एक, यहाँ पर आपके पास इनपुट सर्किट का पहला पहला पॉजिटिव साइकिल है। कीपिंग इन माइंड इस पहले पॉजिटिव साइकिल के अंदर मुतादिद यहाँ पे कैरियर फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की है। तो अगर ये पहला साइकिल फॉर एग्जांपल किसका आता है, ये पहला साइकिल अगर आता है आपका बेसबैंड सिग्नल का, तो इस पहले साइकिल के अंदर कैरियर फ्रिक्वेंसी की बहुत सारी साइकिल्स होंगी। ये बात ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो होगा क्या, जो पहले साइकिल के अंदर जो पहला साइकिल आएगा तो उस पहले साइकिल के अंदर डायोड D2 और D1 इसके रिस्पेक्ट से ऑन ऑफ होंगी, इसके रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंट चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे ही पहला साइकिल का इफेक्ट हुआ तो आपके पास आउटपुट के ऊपर ये साइकिल एज इट इज रेप्लिका हो जाएगा। सही है, ये साइकिल एज इट इज रेप्लिका हो जाएगा। तो होगा क्या, आपके पास एनवलप बनना शुरू हो जाएंगे, आपके पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे, एनवलप। क्योंकि क्या हो रहा है, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल द कैरियर D1 एंड D2 आर ऑन, एंड सेकेंडरी T1 इज अप्लाइड एज इट इज अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ T2, यानी सेकेंडरी जो है ना, ये सेकेंडरी ऑफ द T2 ये एज इट इज प्राइमरी ऑफ द T2 से कनेक्ट हो जाएगा पहले हाफ साइकिल के अंदर। Hence the output of T2 is positive as shown in figure 4.a, यानी इसकी तरह से आउटपुट आपको पॉजिटिव नजर आएगी। सेम इज द केस विद D2। जैसे ही हमारे पास पहला पॉजिटिव साइकिल तो है, देखिए यहाँ पर पहला पॉजिटिव साइकिल तो है, यहाँ पर इनपुट अभी तक वही है, लेकिन कैरियर का नेगेटिव साइकिल जब आएगा, जैसे ही नेगेटिव साइकिल कैरियर का आएगा तो आपके पास D3 और D4 ऑन हो जाएंगी। अभी हमारे पास पॉजिटिव साइकिल इनपुट का तो पॉजिटिव साइकिल ही चल रहा है,
लेकिन कैरियर का नेगेटिव साइकिल आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने आपसे यही कहा था कि मॉड्यूलेटेड वेव जो आपके पास बेसबैंड सिग्नल है और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेसबैंड सिग्नल। अब चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, तो इनपुट के अंदर तो अभी तक पॉजिटिव साइकिल ही चल रहा है, बल्कि उस इनपुट की पॉजिटिव साइकिल के अंदर बहुत सारे कैरियर फ्रीक्वेंसी के भी साइकिल्स मौजूद हैं। जैसे कैरियर का नेगेटिव साइकिल आएगा तो आपके पास आउटपुट पे नेगेटिव वेव आ जाएगी उसकी। तो फाइनली आपको आउटपुट नजर कैसे आएगी? फाइनली आपको आउटपुट नजर कैसे आएगी ये दिखाना चाहता हूँ। तो फाइनली आपको, अच्छा ये अगेन नेगेटिव साइकिल आया, लेकिन कैरियर का पॉजिटिव साइकिल है तो D1 D2 ऑन हो गया। नेगेटिव साइकिल इनपुट पर है, लेकिन कैरियर का नेगेटिव साइकिल है तो D3 D4 ऑन हो गया। अब आप ये देखें, कैरियर हमारे पास स्क्वायर वेव है, कैरियर हमारे पास स्क्वायर वेव है, और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। कैरियर हमारे पास स्क्वायर वेव है, दिस कैरियर इज स्क्वायर वेव, दिस x of t is a what you can say बेसबैंड सिग्नल। तो आप ये देख रहे हैं ना, देखें मैंने यही बात आपसे कही थी, इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर, यानी ये जो पॉजिटिव साइकिल आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर, यानी अगर हम यहाँ तक की बात करें, इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर कैरियर के कितने सारे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहे हैं, यानी यहाँ पर कैरियर के कितने सारे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहे हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरियर के अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बेस बैंड सिग्नल के अंदर कैरियर के बहुत सारे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहे हैं। जब पहला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पहली पॉजिटिव साइकिल आ गई, D1 एंड D2 ऑन हो गया। फिर नेगेटिव साइकिल आया तो D3 एंड D4 ऑन हो गया। फिर पॉजिटिव साइकिल आया, D1 एंड D2 ऑन हो गया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से D1 एंड D2 ऑन हो रहा है, D3 एंड D4 ऑन हो रहा है। तो हमारे पास कंप्लीट सिग्नल का एक एनवेलप हमारे पास अचीव होता जा रहा है, बनता जा रहा है। कंप्लीट सिग्नल का एनवेलप हमारे पास बनता जा रहा है, जिसमें अच्छा, ये हमारे पास जो फाइनल आउटपुट है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट, आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर 2 आफ्टर फिल्टरिंग फ्रॉम कैपेसिटर, इस तरह की कोई आउटपुट हमारे पास आएगी। हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी में देखें कितना फर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी में देखें कितना फर्क है। तो क्रिएट बैलेंस, और ये तो आपके पास वो असाइनमेंट है उसका, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कितना फर्क है, ये हम बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। तो बेटा अगर कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। बेटा कोई सवाल है तो बताइए प्लीज, इज देयर एनी क्वेश्चन? देखो मैं सवाल ईजान का रिपीट कर दूं। ईजान ये कह रहा है कि डायोड की जो हमने आउटपुट देखी है, जो डायोड का जो करेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हमने व्यू किया है, बेसिकली ये बुनियादी तौर पे ईजान ये कह रहा है कि वो एक्सपोनेंशियल होती है। और एक्सपोनेंशियल टर्म्स को जब हम देखते हैं तो e की पावर x में देखते हैं तो फैक्टोरियल हमारे पास आता है। यही बात कर रहे हो ईजान? तो जी सर, एक फैक्टोरियल भी और एक 1 प्लस की टर्म भी, 1 प्लस एक्स प्लस अच्छा सही। स्क्वायर रूट। हाँ देखो, जहां तक बात रही 1 + x² + x³, वो तो हमारे पास स्क्वायर्ड लॉ या कहना चाहिए हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वेरियस कंसर्न जो डायोड की जो आउटपुट है, इस आउटपुट को भी अगर हम व्यू करें ना किसी तरीके, अगर हम उसको देखें तो डायोड की आउटपुट एक्सपोनेंशियल तो इन टर्म्स ऑफ कर्व तो नजर आ रही है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो स्क्वायर ही के रिस्पेक्ट से आउटपुट प्रोपोर्शनल होती है इनपुट के रिस्पेक्ट से। 0.7 वोल्ट्स तक तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा, अगर सिलिकॉन की डायोड है या जर्मेनियम की है तो 0.3 वोल्ट तक, या गैलियम आर्सेनाइड है तो 1.2 वोल्ट तक। after passing the depletion layer voltage, the diodes output x कहते हैं is generated in a proportional manner, in a directly proportional manner with respect to input। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर नहीं होता, ये उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट से होता है, यानी कि जो इनपुट होगी उसका स्क्वायर उसका आउटपुट आएगा। यानी अगर इनपुट 2 है तो आउटपुट 4 आ जाएगा, इनपुट 5 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो उसके स्क्वायर की को जब प्लॉट करते हैं ना, तो वो एक्सपोनेंशियल कर्व ही हमें नजर आता है। दैट इज वाई डायोड को हम एक स्क्वायर लॉ जनरेटर कह सकते हैं, और कहते हैं हाँ ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि करीब करीब तरीन होता है, लेकिन हाँ, लेकिन स्क्वायर लॉ जनरेटर डायोड का मॉडल जरूर होता है। इसी तरह से हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर का मॉडल भी मेरे बेटे ईजान
उस ट्रांजिस्टर का मॉडल भी एक तरीके से, यानी एक एक बेहतर मॉडल है एज कम्पेयर टू डायोड मॉडल, क्योंकि सिग्नल की जो लेवल की हैंडलिंग है वो ट्रांजिस्टर में ज्यादा बेहतर है डायोड के बनिस्बत, या डायोड की वजह से। ये क्या नाम है, अली रजा आप बोल रहे थे कुछ? जो अच्छा हमने पिछले वाला डायोड वाला मॉडल देखा था उसमें। अच्छा, देखो पहली बात तो ये बात आप समझें कि अभी तक हमने जो भी वेरिएशंस जनरेट की हैं उसके वाई एक्सेस के ऊपर हमने वोल्टेज को लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ करंट के रिस्पेक्ट, सर्किट दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे बना हुआ ताकि मैं आपको आसानी से उसका, ये देखें वाई एक्सेस पे करंट को लिया और एक्स एक्सेस पे वोल्टेज को लिया, पहली बात तो ये। लेकिन जैसे ही हम उसका क्या कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑन करते हैं तो वाई एक्सेस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिस्पेक्ट से एक तो वोल्टेज की जो इंपॉर्टेंस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, जो कैरियर सिग्नल कह लें आप, या आप कह लें उसका, अल्लाह आपका भला करे, बेस बैंड सिग्नल कह लें आप, तो जो कैरियर का जो या बेस बैंड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो करंट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी अगर आप इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर आप देखें ना बात, hold on a second, यानी अबे यार, हाँ, इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो यहाँ पर एक एक तरफ हमने वाई एक्सेस पे वोल्टेज प्लॉट किया हुआ है, एक्स एक्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट की हुई। अब होता क्या है, मैं सिंपल सी तुम्हें एक एग्जांपल से शायद तुम्हें क्लियर हो जाए। डीमोडुलेटिंग एंड पे सबसे पहली चीज जो इनकाउंटर होती है सिग्नल को, वो है एंटीना। एंटीना की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, सही है? उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर ओवरकम करना है तो एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए, तब जाके तो उसमें से इंडक्शन पॉसिबल होगी करंट की, अदरवाइज करंट की इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि एक वेव के साथ अब ट्रांसलेट होते हैं। तो आप इसको इस तरह से नहीं डिपिक्ट करते बाज़ औक़ात कि क्या हम वोल्टेज रिसीव कर रहे होते हैं या करंट, हम मेजर क्या कर रहे होते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। हम मेजर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इसलिए करते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है अक्रॉस द एलिमेंट। करंट इज थ्रू द एलिमेंट एंड वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस द एलिमेंट, यानी टर्मिनल्स के अक्रॉस मेजर किया जाता है, और करंट उस अक्रॉस होने की वजह से थ्रू होता है एलिमेंट से, पहली चीज तो ये। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल शायद आप लोगों को करना चाहिए था वो ये है कि हमारे पास कैरियर तो सप्रेस हो गया, और डीमोडुलेटिंग एरियर एंड के ऊपर, विदाउट कैरियर वी कैन नॉट डीमोडुलेट द सिग्नल। तो हम कैरियर एंड पे दोबारा, सॉरी रिसीविंग एंड पे दोबारा कैरियर को इंसर्ट करते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी, ताकि हम उसको डीमोडुलेट कर सकें। ये तो डीमोडुलेटिंग एंड में कैरियर दोबारा इंसर्ट किया जाता है। जहां तक बात रही ईजान तुम्हारी, उसका यही सवाल का जवाब है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना मेरे बेटे, कि डायोड एक तरीके से हमारे पास उसकी जो आउटपुट है वो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ही हमारे पास प्रोपोर्शनल होती है एज कम्पेयर टू इट्स इनपुट। इसीलिए उसका एक कर्व बनता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल कर्व भी कह जाते हैं। ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। अगर वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो उसके जब इनपुट्स को विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटपुट्स प्लॉट करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो स्क्वायर टर्म्स के अंदर वेरी कर रही होंगी। दैट इज व्हाई डायोड इज आल्सो टर्म्स एज स्क्वायर लॉ, जो है स्क्वायर लॉ फॉलो करने वाली एक डिवाइस कहलाती है। इसलिए इसको डायोड को सॉरी, इसलिए डायोड को नॉन लीनियर डिवाइस भी कहते हैं। जहां तक बात रही तुम्हारे सवाल की अली रजा बेटा, स्पेसिफिकली स्पीकिंग के वोल्टेज रिसीव होता है या करंट रिसीव होता है, इसको ऐसे नहीं कहते, हम ये कहते हैं मेजर हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग द मेजरमेंट्स। हमारे पास एंटीना सबसे पहली चीज है जो सिग्नल एनकाउंटर करता है। तो अगर उस एंटीने में करंट को इंड्यूस करवाना है, क्योंकि एंटीना भी जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ट्यून्ड सर्किट के तौर पे होती है। सही है? एंटीने की भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ ट्यून्ड सर्किट है,
एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून होता है। जब वो मखसूस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होगा तो उसको फिर आगे, हाँ समझ में आ रही है बात, उसको उसका फिर आगे सिग्नल ट्रेवल करेगा। अगर वो मखसूस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून एंटीना नहीं होगा तो सिग्नल डेसिपेट कर जाएगा। आप अगर बात देखें ना 2πfl और 1/2πfct, अगर ये दोनों इक्वलेंट मैच करते हैं, इक्वली मैच करेंगे, ट्यूनिंग का मतलब यही है ना कि एफ सी और उसका जो है उसकी फ्रीक्वेंसी इंडक्टर की और कैपेसिटर की एक मखसूस बैंड के ऊपर जब वो मैच करेगी तो हमारे पास सिग्नल और जो सर्किट है वो रेजोनेंट होगा। दैट इज वाई उसको हम कहते हैं कि इस पर ट्यून किया आपने, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किया, तब जाके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो कैच करेगा। तो फ्रीक्वेंसी को कैच करने से मुराद क्या है कि आप उसके अक्रॉस क्या लेवल मेजर करते हैं वोल्टेज का, कि उस लेवल ऑफ वोल्टेज की ही रिस्पेक्ट से करंट जब इंड्यूस होगा तो फिर आगे सिस्टम में ट्रैवल करेगा। इज इट क्लियर ईजान और अली रजा? जी सर क्लियर है मुझे कैसा। अली रजा तुम्हें समझ में आया बेटा? जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? अगर है मजीद सवाल तो पूछो, नहीं तो हम अटेंडेंस लेते हैं फिर। नहीं सर, और नहीं। और किसी का कोई सवाल है बेटा? लेक्चर को एंड करूं यहाँ पे?